स्टूडेंट्स, मायोसिस डिवीजन गोनेट्स में होता है और जर्म सेल्स में होता है। टेस्टिस और ओवरीज में जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन दो सक्सेसिव डिवीजन इंक्लूड करता है, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन और सेकंड मायोटिक डिवीजन। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं और वो फिर सेपरेट होकर अलग अलग सेल्स में जाते हैं। यहीं पर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है। और जो सेकंड मायोटिक डिवीजन होगा उसमें क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं बनते हैं, उसमें क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर पर बीच से स्प्लिट करता है और एक क्रोमोसोम अपने दोनों क्रोमैटिड्स में अलग हो जाता है और दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग सेल में जाके हैप्लॉइड गैमीट्स या हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मायोटिक डिवीजन स्टार्ट होने से पहले एक इंटरफेज स्टेज होती है और उस इंटरफेज स्टेज में सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है या क्रोमोसोम अपने को डबल करता है। उस रेप्लिकेशन के बाद फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में सेल इंटर करता है और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन का जो पहली स्टेज है वो प्रोफेज स्टेज है। और प्रोफेज एक बहुत लंबे ड्यूरेशन की स्टेज है और वो सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो फाइन थ्रेड के रूप में विजिबल होते हैं। यद्यपि वो उनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ रहता है फिर भी वो लाइट माइक्रोस्कोप में सिंगल दिखते हैं। क्रोमैटिड्स तो उसके अंदर दो रहते हैं। लेप्टोटीन के बाद जो सेल है वो जाइगोटीन स्टेज में एंट्री लेता है और जाइगोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। दो क्रोमोसोम्स जो आपस में सिमिलर होंगे वो पेयर करते हैं। एक पैटर्नल होता है, फादर साइड से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल होता है। ऐसे दो क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और ऐसे दो क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन पेयरिंग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के भी बीच में होती है। ह्यूमन के केस में एक्स और वाई क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है, उनके थोड़े से सेगमेंट आपस में होमोलॉगस हैं। तो जो होमोलॉगस सेगमेंट है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का, उस होमोलॉगस सेगमेंट्स के बीच में पेयरिंग हो जाती है और सेल अपने आगे के स्टेज को बढ़ता है। लेकिन इस जाइगोटीन स्टेज में दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, सीढ़ी के जैसा या जिपर लाइक, जो आप अपने कपड़ों में जिप लगाते हैं और खींचते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए लैडर लाइक या जिपर लाइक स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये बनना शुरू हो जाता है जाइगोटीन स्टेज में। और दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो पेयर करते हैं वो बाइवैलेंट कहे जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो पैकेटिन स्टेज है। पैकेटिन स्टेज एक डेज की है और ईयर्स की है, बहुत लंबी ये होती है। इसमें ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखिए ये फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है और इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में जगह जगह पर रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स दिखाई देंगे। जो रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनते हैं वो अपने अंदर एंजाइमेटिक मशीनरी इंक्लोज करते हैं और उसमें से एक प्रोमिनेंट एंजाइम है रिकॉम्बिनेज। वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक करती है और रीजॉइन करती है। तो ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग उस एंजाइम के द्वारा होगी। मतलब एक क्रोमोसोम अपने डीएनए के कुछ सेगमेंट को इसके साथ जोड़ देता है और दूसरे वाले क्रोमोसोम के डीएनए का कुछ सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज किए रहता है। इसका कोई विशेष और दूसरा रोल नहीं है, नहीं कि ये रिकॉम्बिनेशन कराता है, बस दोनों को अलाइन रखता है। और जो रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनेंगे वो एक्चुअल साइट होते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन होती है। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होती है। पैकेटिन स्टेज के बाद जो दूसरी स्टेज है वो डिप्लोटीन स्टेज है। डिप्लोटीन स्टेज में पहली बार जो होमोलॉगस पेयर है उसमें 4 क्रोमैटिड्स पहली बार विजिबल होते हैं। रहते तो हैं वो, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल नहीं रहते हैं। इसमें डिप्लोटीन स्टेज में पहली बार विजिबल होते हैं। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम पर दो क्रोमैटिड्स हैं और ये सेंट्रोमियर है। इसको ये प्लेस सेंट्रोमियर का, ये जो सर्कल देख रहे हैं ये काइनेटोकोर है। तो सेंट्रोमियर में ही ये काइनेटोकोर पाया जाएगा। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनेंगे जो क्रॉस करेंगे और क्रॉसिंग जहां पर होगी, एक ग्रीक लेटर है ची, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का अपीयरेंस जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, उसी से जहां पर क्रॉस बनता है उसको कहा जाता है क्याज्मा। क्याज्मा सिंगुलर है और जब बहुत से क्याज्मा को एक साथ बोलेंगे तो उसको कहेंगे क्याज्मेटा। यहाँ देखिए, यहाँ ये बहुत से क्याज्मा है तो इनको जब एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे ये क्याज्मेटा है। और इस डिप्लोटीन की एक और विशेषता होगी कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स का अनकॉइल हो जाना बड़ा कॉमन है। अनकॉइल होने का मतलब, वैसे तो पूरे प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, कॉइलिंग होती है, कंडेंस होता है, शार्ट होता है और थिक होता है, लेकिन इस स्टेज में आके अनकॉइल हो जाना एक कॉमन है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन उसका आगे प्रोफेज में जारी रहेगा। डिप्लोटीन स्टेज के बाद आती है डाइकाइनेसिस स्टेज। डाइकाइनेसिस के मीनिंग होती है टू मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर हटना। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और जो क्याज्मेटा के थ्रू इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस बनाए हुए हैं, वो क्याज्मा हटते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और टर्मिनल्स की तरफ पहुंचते हैं। तो जो क्याज्मेटा का टर्मिनल्स की तरफ जाना है, इस प्रोसेस को कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। जैसे आप समझिए कि दो रस्सी है और आपस में ऐंठी हुई है, आप उसको बीच से ऐसे पकड़ के खींचिए तो इसके जो भी ऐंठन है वो सब टर्मिनल्स की तरफ जाएगी। छोटे क्रोमोसोम्स में कम से
कम एक क्याज़मा तो जरूर रहेगा, और जो बड़े क्रोमोसोम्स हैं, जो बड़े पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, उसके एंड्स पर क्याज़मेटा पड़े रहते हैं। 2 या 2 से अधिक भी पाए जा सकते हैं। डाइकाइनेसिस में प्रोफेज का एंड हो जाता है। तो प्रोफेज में आप जानते हैं कि क्या होता है कि स्पंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, और क्रोमोसोम्स जो हैं कॉम्पैक्शन हो जाएगा, शार्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो कॉम्पैक्शन भी इसका एक मेन कैरेक्टर है कि क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। डाइकाइनेसिस के बाद स्टेज आएगी, प्रोफेज समाप्त हो जाएगी और मेटाफेज 1 आएगी। आप जानते हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं अपने को इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज करते हैं। तो ये स्पंडल है और स्पंडल के परपेंडिकुलर जो है इक्वेटोरियल प्लेट होगी। तो इस प्लेट पर अपने को क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं। एनाफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स के पेयर बने हैं ये क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट होंगे और इनका अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर, या यूं कहिए अपने अपोजिट पोल्स पर ये पहुंचेंगे। तो एनाफेज 1 के बाद आएगी टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और दोनों सेल्स जो बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो पेरेंट सेल के हाफ होंगे। तो ये क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका नाम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। जब टेलोफेज हो जाएगी तो उसके बाद इंटरफेज सेकंड आएगी। उस इंटरफेज सेकंड को इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, लेकिन इसमें कोई डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए की सिंथेसिस प्रोफेज फर्स्ट से पहले ही हुई रहती है और जो सेकंड इंटरफेज होती है उसमें कोई डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये जो दोनों सेल बन गए, अब ये दोनों सेल सेकंड मायोटिक डिवीजन में इंटर करेंगे। ये सेल होगा प्रोफेज सेकंड में जाएगा और ये भी सेल जो है प्रोफेज सेकंड में जाएगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम्स शार्ट और थिक हो जाएंगे। देखिए इसके कंपैरिजन में यहाँ के क्रोमोसोम्स जो है शार्ट और थिक हो रहे हैं, यहाँ पर और शार्टनिंग और थिकनिंग हो जाएगी। तो सबसे अच्छी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जो है मेटाफेज स्टेज में ही दिखती है। तो यहाँ पर ये देखिए इनके जो ये सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर्स हैं ठीक इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हैं, जबकि फर्स्ट मेटाफेज में देखिए जो इनके सेंट्रोमियर्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट से थोड़ा हट के हैं, ठीक इक्वेटोरियल प्लेट पर नहीं पड़ रहे हैं, ऑन अदर साइड पड़ रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है बीच से स्प्लिट करता है और एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो अपने अपोजिट पोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा एनाफेज में, तो ये क्रोमैटिड इस पोल पर और ये क्रोमैटिड जो है इस पोल पर चला जाएगा। तो इस सेल से देखिए 2 सेल बन गए और ये सेल भी इसी तरह का डायग्राम बनाइएगा, तो ये भी जाके 2 सेल बनाएगा। तो सब मिला के 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए या 4 गैमीट्स मिल गए। वो ओवम भी हो सकता है या वो स्पर्म हो सकता है।